हेडिंग दे दो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ना, ये एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। इस एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन लिखने से पहले हम तुमको शॉर्ट में समझा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बेसिकली होगा क्या। मान लो हम लोग को एक बिल्डिंग बनाना है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हमको कंस्ट्रक्शन करवाना है और हमने एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि कॉन्ट्रैक्टर है। ये है कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या लेगा, जिम्मेदारी लेगा कि पूरा बिल्डिंग बना के हम लोग को देगा। क्लियर, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए जितना भी एफर्ट्स है, जो भी टाइम है, जो भी मेहनत है, वो कॉन्ट्रैक्टर खुद अंडरटेक कर रहा है, किसी से काम करवाएगा, खुद भी थोड़ा काम करेगा। मतलब पूरा बिल्डिंग बनाने का जिम्मेदारी जो है, आइडिया जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास है और वो जिम्मेदारी ले रहा है हमसे। तो एक पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्टर, और जो कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, दैट इज द कस्टमर, जो बिल्डिंग बनवा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का ओनर है, जो बिल्डिंग का ओनर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। काम होता कैसे है, पहले एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, एग्रीमेंट में कुछ कुछ बात कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी आपस में बातचीत करके पहले ही डिसाइड कर लेगा। कुछ कुछ बात, सारा बात क्लियर कर लेगा कि कितना का मटेरियल लगेगा अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज बजटेड। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, बिल्डिंग बनाने के लिए कितना वेजेस लगेगा, बिल्डिंग बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सारा कॉस्ट कैलकुलेट करता है, बिल्डिंग बनाने का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैलकुलेट करता है। कॉस्ट में क्या ऐड करेगा, वो अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर देगा। कॉस्ट में वो अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर देगा, और ऐड करने के पास जो प्राइस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए काइंड ऑफ सेल्स प्राइस जैसा है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, बिल्डिंग बनाने के लिए जितना कॉस्ट लग रहा है, जितना खर्चा लग रहा है, वो पहले कैलकुलेट करेगा, एस्टिमेट करेगा, एस्टिमेट करके उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा। प्रॉफिट ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैलकुलेट होगा और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बारे में दोनों को ही पता होगा, कॉन्ट्रैक्टी को भी और कॉन्ट्रैक्टर को भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो अमाउंट है जो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो पूरा अमाउंट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट पेमेंट कर देना पड़ेगा। किसको, कॉन्ट्रैक्टी को पेमेंट करना पड़ेगा। किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ है, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं कि बिल्डिंग बनाने का जो कॉस्ट है वो 20 लाख रुपया है। बिल्डिंग बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है वो 20 लाख रुपया है, और मान लो इसमें कॉन्ट्रैक्टी अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया है 5 लाख रुपया, तो 25 लाख रुपया हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नाउ 25 लाख रुपया कौन किसको पे करेगा, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पे करेगा। अब ये बिल्डिंग भी तो एक दिन में नहीं बनेगा ना, ये बिल्डिंग बनने में सालों साल लग जाएगा। मान लो कि ये एक 4 स्टोरीड बिल्डिंग है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये उसका फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर हो गया, और ये हो गया थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो ये जो 4 स्टोरीड बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, इस पूरा बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट कितना डिसाइड हुआ है, 20 लाख रुपया। और कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट एलिमेंट कितना ऐड किया है, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपया। तो ओवरऑल अभी तक एस्टिमेटेड
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना आया है 25 लाख। तो एक बार के लिए एग्रीमेंट बन चुका है कि ऑन एन एवरेज 25 लाख रुपया कौन किसको देगा, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देगा। ना क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को ये पेमेंट 25 लाख रुपया कब करेगा। सोचो अगर हम डे 1 पे ही, जब बिल्डिंग बनाई नहीं है, पूरा 25 लाख रुपया अगर कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे तो क्या तुमको लगता है कॉन्ट्रैक्टर नेक्स्ट डे से काम पे आएगा? नहीं आएगा, पूरा पैसा लेके चला जाएगा। वो बिल्डिंग बनाई नहीं, तुमने पूरा 25 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया तो अगले दिन से वो आएगा नहीं। तुमने ऐसा बोला कॉन्ट्रैक्टर को कि पूरा बिल्डिंग बना दो, पूरा बिल्डिंग रेडी कर दो, उसके बाद हम टोटल पेमेंट तुमको एक बार में 25 लाख रुपया दे देंगे। कोई कॉन्ट्रैक्टर राजी नहीं होगा इस बात पे। तुमने कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा बात बोला, एक काम करो कॉन्ट्रैक्टर, तुम बिल्डिंग बना दो मेरा पूरा, ठीक है, उस पर एक बार में हम तुमको 25 लाख रुपया पूरा एक बार में वन टाइम पेमेंट कर देंगे। ऐसा केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम लेने के लिए राजी नहीं होगा। बिकॉज देखो बिल्डिंग बनने में 2 से 3 साल लग जाएगा और 2 से 3 साल तक कॉन्ट्रैक्टर तब तो भूखा मर जाएगा, उसको तो पैसा चाहिए। इसका मतलब एक तरीका सोचना पड़ेगा। तरीका क्या सोचना पड़ेगा? प्रॉब्लम देखो कहां पे है। प्रॉब्लम ये है, अगर कॉन्ट्रैक्टी पूरा पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही कर देता है, ठीक है, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर फिर आएगा नहीं, पैसा लेके भाग जाएगा। मेजॉरिटी केस में यही होगा। और कॉन्ट्रैक्टी अगर बोलता है कि पूरा बिल्डिंग बना दो उसके बाद हम तुमको पेमेंट करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं लेगा। सोचो हम अगर ऐसा भी करते हैं कि अगर 50% काम कंप्लीट हो जाता है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, तब उसको पूरा पेमेंट दे देते हैं, तो फिर से अगला दिन वो नहीं आएगा, ये दोनों फ्लोर मेरा बाकी रह जाएगा, ये दोनों फ्लोर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको जितना पैसा मिलना था तो वो आ गया ना, पैसा लेके चला गया वो। तो इसका मतलब हमको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पेमेंट कैसे करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जितना वर्क सर्टिफाइड रहेगा उसके बेसिस पे, उसका एक परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे। देखो कैसे काम होता है। पहले कॉन्ट्रैक्टर को हम बोलेंगे कि तुम पहले ग्राउंड फ्लोर बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर अपना थोड़ा सा पैसा लगा के ग्राउंड फ्लोर पहले बनाएगा, ठीक है। और जब ग्राउंड फ्लोर रेडी हो जाएगा ना, तब कॉन्ट्रैक्टर हमको जरूर टोकेगा कि पेमेंट के लिए। हम उसको बोलेंगे कि तुम एक काम करो कॉन्ट्रैक्टर, थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर का काम स्टार्ट करो, हम 1-2 सप्ताह में पेमेंट करवा देते हैं। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्टर फिर थोड़ा, मेरा बात हो सकता है मान जाए, और फर्स्ट फ्लोर का थोड़ा बहुत काम उसने स्टार्ट करवाया, फर्स्ट फ्लोर का थोड़ा बहुत काम उसने स्टार्ट करवा दिया। सपोज इसको हटा देते हैं यहां से। मान लो इस तरह का बिल्डिंग अभी बना हुआ है, हम लोग बहुत देखते हैं ऐसा बिल्डिंग रहता है। तो ग्राउंड फ्लोर का काम कंप्लीट हो तो गया, बट अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टी सर्वेयर को बुलाएगा, मतलब इंजीनियर। कौन कांटेक्ट करेगा इंजीनियर को? कॉन्ट्रैक्टी, जो कस्टमर है, जो बिल्डिंग बनवा रहा है, वो बुलाएगा सर्वेयर को, इंजीनियर को, और उसको बोलेगा कि चेक करो ये ग्राउंड फ्लोर का काम सही सही हुआ है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ये वर्क सर्टिफाइड है। तो सर्वेयर आके चेक करेगा, और चेक करने पे वो देखता है कि सारा काम सही सही हुआ है, मतलब ये हो जाएगा, इसको वो एक सर्टिफिकेट दे देगा वर्क सर्टिफाइड का, मतलब ग्राउंड फ्लोर पूरा सही तरीके से बन चुका है। मान लो अब ग्राउंड फ्लोर अगर सही तरीके से बन चुका है और टोटल में 4 फ्लोर बनाना था, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं एग्जांपल के लिए, ऐसा होता नहीं जनरली। 25 लाख डिवाइड बाई 4 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6,25,000, 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और 4 फ्लोर बन रहा था, तो डिवाइड बाई 4 करने पे ऑन एन एवरेज हर फ्लोर का दाम क्या पड़ रहा है, 6,25,000। तो अब क्या होगा, सर्वेयर आके चेक करके चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही सेटिस्फाई हो गया कि काम पूरा अच्छा से हुआ है, ठीक है, सर्वेयर आके चेक करके चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी सर्टिफाई हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है कि काम सही से हो चुका है। अब कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट करेगा, बोलेगा उसको देखो हमने चेक किया है कि काम सही से हो गया है, ठीक है,
कितने का काम सही से हो गया है? 6,25,000। और कॉन्ट्रैक्टर ने इसको 100% वर्क सर्टिफाइड डिक्लेयर कर दिया है, मतलब ये काम पूरा सही तरीके से हो चुका है। ना 6,25,000 अभी हिसाब से किसको किसको दे देना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टी को दे देना चाहिए। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को पूरा 6,25,000। अगेन वही प्रॉब्लम है, अगर उसको हम पूरा 6,25,000 दे देंगे तो जितना उसका काम कंप्लीट हुआ था उतना का उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। यहां तो वो बस दिखाने के लिए थोड़ा सा काम शुरू किया है, क्लियर? यहां बस दिखाने के लिए एक आध ईटा लगाया है, थोड़ा सा काम शुरू किया है, काम तो ये पूरा कंप्लीट है। अगर इसका हम उसको फुल पेमेंट कर देंगे तो पैसा लेके भाग जाएगा, दोबारा आएगा नहीं फिर। तो इससे बचने का तरीका क्या है? हम कॉन्ट्रैक्टी को 6,25,000 में से कुछ पेमेंट कर देंगे। जितना पेमेंट कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को कर देगा वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए हो जाएगा कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। सपोज एग्जांपल लेते हैं 80%, 6,25,000 का 80% पेमेंट किसने किसको कर दिया? कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया। तो कितना परसेंट रिटेंशन रखा, मतलब अपने पास होल्ड करके रखा कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को? कॉन्ट्रैक्टी ने कितना परसेंट एलिमेंट, कितना परसेंट अमाउंट अपने पास होल्ड करके रखा है? 20%। तो ऐसा करने से क्या होगा? देखो, कॉन्ट्रैक्टर को भी थोड़ा सा पैसा मिल गया, कॉन्ट्रैक्टर का कुछ पैसा अभी भी होल्ड पे है, किसके पास? कॉन्ट्रैक्टी के पास। और जब पैसा होल्ड पे रहेगा तब कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के नहीं जाएगा। ये तरीका होता है बिल्डिंग बनाने का, क्लियर? इस तरह से जितना भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ना, इसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है ना? हम लोग देखते हैं कितना सारा बिल्डिंग बन रहा है। तो बिल्डिंग बनाने का तरीका क्या है, पेमेंट का तरीका क्या है, ये सारा बात कहां लिखा रहेगा? एग्रीमेंट में। ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच होगा? कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ये एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा रहेगा कि मान लो 4 फ्लोर बनाना है, ठीक है? तो पहले हम कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे तुम अपना ग्राउंड फ्लोर बनवाओ। वो ग्राउंड फ्लोर बनवाया, ग्राउंड फ्लोर का हमने चेकिंग करवाया, ग्राउंड फ्लोर पूरा सही से बना हुआ था कि नहीं, इसके लिए हमने सर्वेयर को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया। सर्वेयर इंजीनियर को कौन कांटेक्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्टी। या फिर कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा कि तुम अपना तरफ से कॉन्ट्रैक्टर एक इंजीनियर को बुलाओ। इंजीनियर खुद आदमी बुला के, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर खुद जो है इंजीनियर को बुला के जगह को चेक करवा लेगा सही से बना है कि नहीं। जब इंजीनियर जो है अपना सर्टिफिकेट दे देगा, बोलेगा सही से बना है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वर्क सर्टिफाइड। और ये 6,25,000 कैसे आया था? पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 25 लाख का था। और कितना फ्लोर बिल्डिंग था? 4 स्टोरी बिल्डिंग था। तो अप्रोक्सीमेटली 6,25,000 का काम हो चुका था। बट फिर भी हमें देखो 6,25,000 में कॉन्ट्रैक्टी ने 6,25,000 में सिर्फ 80% ही पेमेंट किया। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। 20% पैसा रोक लिया, किसने? कॉन्ट्रैक्टी ने। रिटेंशन रखा है अपने पास। ये पैसा क्या हम कॉन्ट्रैक्टर को कभी नहीं देंगे? देंगे। कब देंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब बिल्डिंग पूरा बन जाएगा तब रिटेंशन मनी उसको हैंड ओवर कर देंगे। अब सोचो कॉन्ट्रैक्टर ने फर्स्ट फ्लोर बनाया, थोड़ा उसको पैसा मिल गया था, वो भी कॉन्फिडेंस में आ गया था, उसने फर्स्ट फ्लोर बनाया। तो फर्स्ट फ्लोर का जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम लोग किसको बुलाएंगे? इंजीनियर को बुलाएंगे। इंजीनियर आके चेक करेगा। इंजीनियर ने चेक किया कि इतना एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट सही से बना है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन सही से नहीं बना है। तब इंजीनियर क्या करेगा? ये वाला और ये वाला और ये वाला एरिया को सर्टिफिकेट दे देगा वर्क्स सर्टिफाइड का, बट ये वाला एरिया को बोल देगा वर्क्स अनसर्टिफाइड। वर्क्स अनसर्टिफाइड। फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट, फिर हम लोग इंजीनियर को बुलाए। इंजीनियर ने ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन के लिए सर्टिफिकेट क्या दे दिया? वर्क्स सर्टिफाइड। और बोल रहा है ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें काम सही से नहीं हुआ है, इसमें फिर से काम करवाओ, इसको और थोड़ा मजबूती से काम करवाओ, इसको तुड़वा के काम करवाओ। तो उसको क्या बोल दिया इंजीनियर? वर्क्स
अनसर्टिफाइड। तो एक बात बताओ, अब हम कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे और हम उसको बोलेंगे देखो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन को मिल गया है वर्क्स सर्टिफाइड, तो इतना का ही दाम अभी हम तुमको देने के लिए रेडी है। ये वाला का दाम अभी तुमको हम नहीं देंगे क्योंकि ये काम ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वाला तुम फिर से तुरवा के बनवाओ, क्या करोगे देखो, उसके बाद पूरा कंप्लीट होगा, इंजीनियर जब बोलेगा सही से काम हुआ है तब जाके हम तुमको इसका पेमेंट कर देंगे। अगेन तुम सोचो, मान लो ये 4 हिस्सा है, ये एक हिस्सा जो कंप्लीट नहीं है ठीक से, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। तो 4 हिस्सा में अगर 3 हिस्सा कंप्लीट है, मतलब कहीं ना कहीं 3/4 कंप्लीट है। अगेन तुम बोलोगे ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है तो इक्वल नहीं है, ठीक है, एक ऐसा समझ लो कि 3/4 कंप्लीट है, थोड़ा सा काम कंप्लीट है। तो जितना वर्क सर्टिफाइड है ना उतना के लिए ही पैसा दिया जाएगा। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। और सपोज वर्क सर्टिफाइड है 4 लाख रुपया का, एक एग्जांपल है, सपोज वर्क सर्टिफाइड है 4 लाख रुपया का, तो तुमको क्या लगता है हम पूरा 4 लाख रुपया दे देंगे कॉन्ट्रैक्टर को? नहीं, 4 लाख रुपया में भी क्या करेंगे, मान लो 80% पेमेंट कर देंगे, 80% का पेमेंट कर देंगे। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। और बाकी 20% रिटेंशन में रख देंगे, रिटेन करके रख लेंगे अपने पास, कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रिटेन करके रख लेगा। और वो जो वर्क्स अनसर्टिफाइड है ना, ये तो बिकने के लिए रेडी ही नहीं है, इसको तो फिर से काम करवाना पड़ेगा। काम कौन करवाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। फिर से उसमें मटेरियल लगाएगा, फिर से लेबर का खर्चा लगेगा, फिर से ठीक से मरम्मत करके बनाएगा, फिर बाद में उसको फिर से हम इंजीनियर से उसको सर्टिफाई करवाएंगे। इंजीनियर अगर बोलेगा कि अब वो कंप्लीट है तो वो वर्क अनसर्टिफाइड से क्या बन जाएगा? वर्क सर्टिफाइड। तो तुम समझो कहीं ना कहीं वर्क सर्टिफाइड इज लाइक फिनिश गुड्स। वर्क सर्टिफाइड कैसा है? फिनिश गुड जैसा है। एंड वर्क अनसर्टिफाइड इज लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। वो फिनिश गुड्स नहीं है, वर्क अनसर्टिफाइड इज काइंड ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और पूरा बिल्डिंग के हिसाब से सोचे ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सोचें तो वर्क सर्टिफाइड भी वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि वो पूरा बिल्डिंग अभी तक रेडी नहीं हुआ है। इसीलिए वर्क्स अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड दोनों को हम लोग किस कैटेगरी के अंदर शो करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर शो करते हैं। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों को हम किस कैटेगरी के अंदर शो करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर शो करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से देखो हम लोग को ये कहानी है, इसी तरह से हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सीखना है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 2 पार्टी है, एक है कॉन्ट्रैक्टी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगा? कॉन्टैक्ट करेगा एक कॉन्ट्रैक्टर को, हमको एक बिल्डिंग बनाना है। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा हम लोग का रोज का काम है, बिल्डिंग तो हम बनवा देंगे, मेरे पास लेबर भी है, हमको पता है मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे काम करवाना है, कहाँ से प्लान सैंक्शन करवाना है, ये सारा मेरा जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्टर ने काम ले लिया कॉन्ट्रैक्टी से, एग्रीमेंट बना दोनों के बीच। एग्रीमेंट में क्या लिखा रहेगा? एस्टिमेटेड अमाउंट। क्योंकि देखो बिल्डिंग बनने में कितना खर्चा है ये बस हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ये एक्यूरेटली बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एस्टिमेटेड अमाउंट कॉस्ट कैलकुलेट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर। भाई कॉन्ट्रैक्टर को डेली बेसिस पे सबका आइडिया है, वो थोड़ा नियर अबाउट ठीक ही एस्टिमेट करेगा कि कॉस्ट कितना लगेगा, फिर वो अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा एस्टिमेटेड अमाउंट, और वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बता देगा मोर और लेस 25 लाख रुपया। कौन किसको देगा? कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देगा। नाउ कॉन्ट्रैक्टी अगर कॉन्ट्रैक्टर को डे 1 में ही 25 लाख रुपया दे देगा तो अगला दिन से कॉन्ट्रैक्टर आएगा? नहीं आएगा। और कॉन्ट्रैक्टी अगर कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा पूरा बिल्डिंग बन जाने के बाद तुमको पैसा देंगे, तो अगेन कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि बिल्डिंग तो रातों रात नहीं बनेगा। मान लो बिल्डिंग बनने में 2 साल 3 साल 4 साल का समय लगेगा, तो इतना साल तो कॉन्ट्रैक्टर भूखा नहीं बैठा रहेगा, तो पेमेंट कहां से करेगा वर्कर्स लोगों को? तो इसको तरीका क्या है कि जैसे जैसे काम कंप्लीट होते जाता है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा हम लोग पेमेंट करते जाते हैं। ये तरीका होता है बिल्डिंग खरीदने का, बिल्डिंग बनाने का। हम लोग जब भी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाते हैं, खरीदते हैं या कंस्ट्रक्शन करवाते हैं बिल्डिंग का किसी और से, तो इसी तरीके से पेमेंट होता है। इसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफ पेमेंट। थोड़ा थोड़ा पेमेंट, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन। एक ही बार में पूरा पेमेंट कोई नहीं करता, और पूरा पेमेंट एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो तुमको थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते रहना है और थोड़ा थोड़ा काम होते रहेगा। अब देखो जितना काम हो गया, अगर उसका पूरा पेमेंट हम कॉन्ट्रैक्टर को कर देंगे तो अगेन कॉन्ट्रैक्टर अगले दिन से
आएगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना काम कंप्लीट हो जाता है उसका एक एलिमेंट, मान लो 80%, 90%, 70% का हम लोग पेमेंट कर देते हैं किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, और 20% पैसा रोक लेते हैं। ये 20% का पेमेंट एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग बनने के बाद कौन किसको करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्ट ही कर देगा कॉन्ट्रैक्टर को। क्लियर। तो देखो इस तरीके से पेमेंट होता है, इस तरह से काम होता है। अब उसके बाद देखो फिर से सेकंड फ्लोर बनेगा, ऐसे करते करते एक दिन पूरा बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड फ्लोर जब बनेगा, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर का पेमेंट कब मिलेगा, जब थोड़ा बहुत सेकंड फ्लोर का काम स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट फ्लोर का पेमेंट कब दे देंगे, फर्स्ट फ्लोर की कंप्लीट होते ही नहीं दे देंगे, नहीं तो फिर भाग जाएगा। तुमको हमेशा याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्टर को हमको थोड़ा रोक के रखना, ये सारा बात पहले से प्री डिसाइडेड रहता है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है, जो किसके बीच में बनता है, कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर। एक बात समझो, कॉन्ट्रैक्टी के लिए कॉन्ट्रैक्टर डेटर जैसा है कि क्रेडिटर जैसा है, क्रेडिटर जैसा है। कॉन्ट्रैक्टी के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिटर जैसा है, कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट करेगा ना उसको, सर्विस ले रहा है उससे, है ना। और कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्टी डेटर जैसा है, उससे पैसा रिसीवेबल रहेगा, कस्टमर जैसा है। क्लियर। तो अगर हमको इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना पड़े इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, हम लोग को अगर इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना पड़े, तो हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग कुछ नहीं डेटर अकाउंट ही बना रहे हैं। तो बचपन में डेटर अकाउंट बनाते थे। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेल प्राइस जैसा है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेल प्राइस जैसा है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ये पूरा चैप्टर हमको किसको व्यू पॉइंट से पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टर के व्यू पॉइंट से। क्योंकि देखो कॉस्टिंग हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कॉस्ट कैलकुलेशन कर कौन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर हम लोग को किसका व्यू पॉइंट से पढ़ना है, किसके आधार पे पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टर के व्यू पॉइंट। तो ये था पूरा स्टोरी, इस चैप्टर में क्या होने वाला है। अब तुम सोचो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या खर्चा लगेगा, तो बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल लगेगा, मतलब ईटा बालू सीमेंट जो भी है, ठीक है, वर्कर का खर्चा लगेगा, वेजेस लगेगा। बिल्डिंग बनाने के लिए अदर एक्सपेंसेस भी लगता है, जैसे देखो मिक्सचर मशीन हम लोग को भाड़ा पे बुलाना पड़ता है। तुमने देखा है मिक्सचर मशीन, बालू रहता है, सीमेंट रहता है, उन सबको मिक्स किया जाता है, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बड़ा ट्रक जैसा आता है और वो घूमता रहता है, उसको भाड़ा पे लाना पड़ता है। बहुत सारा स्पेशल मशीनरी हम लोग को भाड़ा पे लाना पड़ेगा, डिगिंग करवाने के लिए, है ना, पाइलिंग करवाने के लिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चा है। अब देखो साल का एंड में साइट पे, कॉन्ट्रैक्ट साइट पे जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है वो क्या माना जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। कॉन्ट्रैक्ट साइट पे बिल्डिंग जब बना हुआ है और साल कंप्लीट हो गया है, आधा बना हुआ है बिल्डिंग, और मटेरियल एट साइट जो पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग को इसमें क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, जो किसके बुक्स में बनाते हैं, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में हम लोग क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ना क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड करेगा कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि देखो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अगर किसी को याद है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, फ्यूचर प्रॉफिट्स मस्ट नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स मस्ट नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि देखो जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका पूरा पेमेंट नहीं मिला, किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, कुछ पैसा अभी भी रुका हुआ है। क्या ये प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर अर्न कर चुका है, हाँ कर चुका है। देखो वर्क सर्टिफाइड हो गया था ना हम लोग का स्टोरी में, काम कंप्लीट हो गया था, हिसाब से कॉन्ट्रैक्टी को, कॉन्ट्रैक्टर को 6,25,000 का पेमेंट कर देना चाहिए था। लेकिन 6,25,000 में उसने कितना परसेंट पेमेंट किया, कॉन्ट्रैक्टी ने सिर्फ 80%। तो अर्न किया हुआ पैसा, ये पैसा कौन अर्न कर चुका है, कॉन्ट्रैक्टर, फिर भी उसको नहीं मिला, मतलब प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ, प्रॉफिट अभी रिसीव नहीं हुआ। तो यहां पे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, जो बोलता है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स मस्ट नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स मस्ट नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है, बट फ्यूचर का कोई लॉस दिख रहा है तो तुरंत रिकॉर्ड करना है। अगर पूरा पैसा मिल जाता तो कॉन्ट्रैक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट में पूरा प्रॉफिट दिखा देता, बट पूरा पैसा नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्टर भी डाउट में है कि कितना प्रॉफिट दिखाएं। तो इसके लिए ना कुछ इंडस्ट्री का रूल है जो अभी हम तुमको लिखवा देंगे, कुछ रूल बनाया गया है, उस रूल को हमको फॉलो करना है।
तो ये था हम लोग का जो जो डिस्क्रिप्शन था, मतलब डिटेल था, कैसा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, लिखो कॉपी में, हेडिंग दे दो। लिखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, a contract is an agreement between two parties between two parties कॉन्ट्रैक्टी, ब्रैकेट में लिखेंगे कस्टमर, एंड कॉन्ट्रैक्टर, ब्रैकेट में लिख देंगे सप्लायर, ब्रैकेट में लिख देंगे सप्लायर, वेयर बाई कॉमा वेयर बाई कॉन्ट्रैक्टर undertakes the responsibility, whereby the contractor undertakes the responsibility of construction of a building for the contractee. In consideration for the contract price, मतलब किसके बदले, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बदले। अभी तक क्या लिखा देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज जिसमें एक होता है कॉन्ट्रैक्टी और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी कौन है, कस्टमर, और कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सप्लायर। वेयर बाई कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करने का जिम्मेदारी कौन ले रहा है, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग बनाने का, फॉर द कॉन्ट्रैक्टी, किसके लिए ले रहा है, कॉन्ट्रैक्टी के लिए, और बदले में क्या ले रहा है उससे, इन कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस which is payable by the contractee to the contractor on the basis of degree of completion, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीओसी, मतलब कितना काम कंप्लीट किया, कौन, कॉन्ट्रैक्टर। तुम देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसमें वो सारा बात मोटा मोटी लिखा हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में, बिटवीन द टू पार्टीज। इसमें कौन कौन आता है, कॉन्ट्रैक्टी दैट इज द कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्टर दैट इज द सप्लायर। वेयर बाई कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्टी in consideration for the contract price which is payable by the contractee to the contractor on the basis of degree of completion। ठीक है,
तो मोटा मोटी इससे तुमको एक इंट्रोडक्शन का आइडिया हो गया, एक बैकग्राउंड समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर में क्या होने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर इसी से रिलेटेड है। नाउ कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, कितना प्रॉफिट हमको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये हम लोग कुछ फॉर्मूला के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो लिखो इंडस्ट्री प्रैक्टिस, इंडस्ट्री प्रैक्टिस कि कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा ये चैप्टर हमको किसके व्यू पॉइंट से पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के व्यू पॉइंट से। तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस, तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस में फर्स्ट बुलेट देके लिखो, व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड is less than 25%, when percentage of work certified is less than 25%, जब वर्क सर्टिफाइड जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का 25% से कम है, तो उस केस में नीचे लिख दो नो प्रॉफिट will be recorded no profit will be recorded in the books of कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, जब काम 25% से कम कंप्लीट हुआ है, मान लो 20% काम कंप्लीट हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, तुमने एक फ्लोर बना दिया, 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, तुमने एक फ्लोर बना दिया, तो कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया, 20%। 5 स्टोरी बिल्डिंग है भाई, 25 से 100 होता है, तो 20% तुमने काम कंप्लीट किया है, मतलब लेस देन 25%। तब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्लियर। दूसरा बात लिखो, व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड is more than 25% but less than 50%। तो जब परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है, मतलब इसके बीच में है, तब क्या होगा, देखो कितना प्रॉफिट हमको शो करना है, 1/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट। क्या होता है नोशनल प्रॉफिट, आगे चैप्टर में बताएंगे, इनटू कैश रिसीव्ड होल डिवाइडेड बाय वर्क्स सर्टिफाइड। तो अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो कॉन्ट्रैक्टर ये फॉर्मूला यूज करेगा प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क्स सर्टिफाइड। क्लियर। अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% से कम है तब कॉन्ट्रैक्टर कोई प्रॉफिट नहीं शो करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड अगर 25% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क्स सर्टिफाइड। थर्ड लिखो, व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50% बट लेस देन 90%। हम लोग जब सम्स करेंगे ना, यही वाला जो फॉर्मूला है ज्यादा यूज होगा हर सम में, मोटा मोटी जहां पे परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 50% से ज्यादा रहेगा लेकिन
90% से कम रहेगा। अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो है वो 50% से ज्यादा है लेकिन 90% से कम है, उस केस में देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क्स certified. 2/3 into notional profit into cash received by works certified. अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 50% से ज्यादा है बट लेस देन 90% है तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। लास्ट बात लिख लो, when percentage of work certified is more than 90%, is more than 90%, is more than 90%, तो उस केसेस में हम लोग लिख देंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड, ब्रैकेट में लिख लो डिस्कस्ड लेटर। ठीक है, जिसका डिस्कशन बाद में करेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई समय ज़्यादा दिखेगा भी नहीं। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड क्या होता है, तो हमने तुमको देखो 4 तरीके से बता दिया। अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% से कम है तब कॉन्ट्रैक्टर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट शो करेगा? नहीं। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25% से ज्यादा है, 50% से कम है, तब कॉन्ट्रैक्टर कितना प्रॉफिट शो करेगा? 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 50% से ज्यादा है लेकिन 90% से कम है, तब कॉन्ट्रैक्टर कितना प्रॉफिट शो करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। और अगर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 90% से ज्यादा है तब एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड लगाएंगे। तो ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस के बारे में था। अब लिखो, इसको मिटा देते हैं। अब लिखते हैं, लिखो नोट नंबर 1, परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क्स सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड, मतलब वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कैसे होता है, तो वर्क सर्टिफाइड होल डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होल इंटू 100, होल इंटू 100। नोट नंबर 2, ठीक है, लिखो वर्क सर्टिफाइड होता क्या है, लिखो वर्क सर्टिफाइड is that portion of contract price, is that portion of the contract price for which work has been completed, जिसके रिस्पेक्ट में काम कंप्लीट हो चुका है, work has been completed and certified
by the इंजीनियर। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वो पोर्शन है जिसके रिस्पेक्ट में काम कंप्लीट हो चुका है और जिसके बदले सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। किसके द्वारा? इंजीनियर द्वारा। लिखो नोट नंबर 3, वर्क्स अनसर्टिफाइड वर्क्स अनसर्टिफाइड। लिखो वर्क्स अनसर्टिफाइड is that portion, works uncertified is that portion of the contract price, is that portion of the contract price for which either the work is completed for which either the work is completed or it is partly completed, but yet not certified by the engineer. Note number 4, works certified is valued at, is valued at sales price. Works certified is valued at sales price. वर्क सर्टिफाइड को कौन सा प्राइस पे वैल्यू करते हैं? सेल्स प्राइस पे। ये सेल जैसा है। वेयर एज वर्क्स अनसर्टिफाइड is valued at कॉस्ट प्राइस। हो गया यहां तक? इसके बाद लिखो नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 में लिखो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क्स अनसर्टिफाइड is not equals to कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जनरली स्टूडेंट्स को यहाँ पे हो जाता है कंफ्यूजन, तो हम पहले लिखवा दे रही है बात कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क्स अनसर्टिफाइड को जोड़ने पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं होता है। नोट नंबर 6,
नोट नंबर 6, वर्क्स सर्टिफाइड इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड। अच्छा, कैश रिसीव कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्ट्रैक्टी? कॉन्ट्रैक्टर प्लस रिटेंशन। रिटेंशन मनी अपने पास कौन रख लिया है? कॉन्ट्रैक्टी। ये सारा नोट हम लोग लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे सम्स का फॉर्मेट, कि सम्स देखने में होगा कैसा। बता दें। जैसे मान लो ये तुमको सम्स का फॉर्मेट लिखवा रहे हैं, तो हम लोग सम्स में सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जो मेन अकाउंट हम लोग को बनाना है वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इधर लिख देंगे डेबिट, इधर लिख देंगे क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टोटल 3 पार्ट में बनेगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या क्या आएगा? मान लो उसमें आ जाएगा टू मटेरियल्स, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए जितना मटेरियल लगेगा, टू मटेरियल्स। उसके बाद मान लो आ जाएगा टू वेजेस, टू ओवरहेड्स, टू अदर एक्सपेंसेस। ये सब कॉमन आइटम है जो जनरली हर समय तुमको मिलेगा। मतलब जितना मटेरियल का खर्चा है, जितना वेजेस का खर्चा है, जो भी ओवरहेड्स का खर्चा है, जो भी अदर एक्सपेंसेस का खर्चा है, वो सब ले लिए। टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना खर्चा है वो सारा ले लेना है। ठीक है। क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय मटेरियल्स एट साइट, बाय मटेरियल स्टोलन। अगर कोई मटेरियल चोरी हो गया है, दैट इज अबनॉर्मल लॉस, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा। उसको हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, नीचे डैश देके लिख देंगे कॉस्ट टिल डेट, और लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट। अब जो फर्स्ट स्टेप में जो टू बैलेंस सीडी है वही हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी फर्स्ट में जो बाई बैलेंस सीडी है वो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, जो फर्स्ट स्टेप में बाई बैलेंस सीडी है वो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। फिर इधर लिख देंगे हम लोग बाय वर्क इन प्रोग्रेस,
उसके अंदर में एक आएगा वर्क्स सर्टिफाइड, एक आ जाएगा वर्क्स सर्टिफाइड, और एक आ जाएगा वर्क्स अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड भी दिखा देंगे और वर्क्स अनसर्टिफाइड भी दिखा देंगे। तो जनरली यही दो चीज आता है सेकेंड पार्ट का क्रेडिट साइड में, और बैलेंसिंग फिगर आ जाता है टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। तो एक पार्ट कंप्लीट, दो पार्ट कंप्लीट, अब तीसरा पार्ट, आखिरी पार्ट। तो पहले सारा खर्चा ले रहे हैं। तुम देखो फर्स्ट पार्ट देखने में किसके जैसा है, इट इज सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। बचपन में जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल स्टोलन, मतलब गुड स्टोलन, टू मटेरियल, टू वेजेस, टू ओवरहेड्स, टू अदर एक्सपेंसेस। तो सारा खर्चा ले लिए, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिए, गुड स्टोलन माइनस कर दिए, तो पता चल गया कॉस्ट टिल डेट कितना। उस खर्चा को हम लोग टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किए। बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर दो एलिमेंट दिखा दिए, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क्स अनसर्टिफाइड। तो यहां से बैलेंसिंग वगैरह क्या आ गया, नोशनल प्रॉफिट। नाउ थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में इसको हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं लास्ट स्टेप में उसको हम लोग जब ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, मतलब यही वाला चीज ऊपर चला गया। तो जब ऊपर इसको हम मतलब इसको हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो लिख देंगे टू सॉरी बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अब वो फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग दिखा देंगे टू कॉस्टिंग पीएल, टू कॉस्टिंग पीएल, नीचे डैश दे के प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये कैसे आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको हम लोग भेज देंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू वर्क इन प्रोग्रेस, नीचे डैश दे के लिख देंगे प्रोविजन, मतलब उसको हम लोग प्रोविजन बना देंगे, उसको होल्ड करके रख देंगे। तो ये तीन पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है।